अगर हम एलॉयज को लें और मेटल्स को लें और उनकी रेजिस्टिविटीज को डिस्कस किया जाए तो ये पाया जाता है कि एक एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो किसी मेटल की रेजिस्टिविटी से लगभग 100 गुना ज्यादा होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी मेटल्स से 100 गुना ज्यादा क्यों है? रफली मैं बता रहा हूं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व की जाती है वो टेम्परेचर के साथ उनके वेरिएशन को लेकर के। मेटल्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ड्रास्टिकली चेंज होती है, जबकि एलॉयज ऑलमोस्ट इम्यून होते हैं टू टेम्परेचर वेरिएशन, यानी टेम्परेचर बदलने से उनकी रेजिस्टिविटी में परिवर्तन कम होता है। तो ऐसा क्यों है? एक सीधा सा प्रश्न है। तो इस सीधे प्रश्न का उत्तर उनकी आंतरिक संरचना में छुपा हुआ है। कोई भी अगर मेटल है तो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर का होगा, अंदर उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा वो डेफिनेट होगा, तो उसमें थोड़ी भीड़ भाड़ कम होती है। भीड़ भाड़ कम होती है तो इलेक्ट्रॉन को चलने में थोड़ी आसानी होती है, और जहां आसानी हुआ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेटल्स की रेजिस्टिविटी 10⁻8 ओम मीटर के रेंज की होती है और एलॉयज की 10⁻6 ओम मीटर के रेंज की होती है। एलॉयज बनते कैसे हैं? एलॉयज बनते हैं, कोई एक मेटल ले लीजिए और दूसरा मेटल भी ले सकते हैं या नॉन मेटल भी ले सकते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज अ मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। जैसे आपके घरों को बनाने के लिए जो सरिया है उसमें क्या है? वो एलॉय ही तो है। आयरन मेन कंटेंट है मेटल के रूप में, लेकिन कार्बन भी मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो एक एलॉय है। और उसकी स्ट्रेंथ जो है सामान्य लोहे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो एलॉय में जब आप मिक्सिंग करते हैं तो अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है और घनी हो जाती है। कॉम्प्लेक्स और घने हो जाने का परिणाम क्या होता है? हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m बाई ne स्क्वायर पाई टाउ होता है। तो घनापन होगा तो m पर असर नहीं पड़ेगा, नंबर डेंसिटी पर असर नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन टाउ क्या हो जाएगा? बार बार टकराएगा। भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो बार बार टकराएगा, तो टाउ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब यहाँ टक्कर हुआ तुरंत ही यहाँ टक्कर हुआ, फिर तुरंत ही यहाँ टक्कर हुआ। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रफ्तार बढ़ेगी ना, तो रफ्तार में ज्यादा समय तो तब लगेगा जब दो कोलिजन के बीच में गैप काफी हो। ऑलरेडी गैप बहुत कम है, टक्कर यहां से फिर जाकर यहाँ टक्कर हुआ, तो रफ्तार बढ़ने का मौका कहाँ मिला? ठीक है, तो रफ्तार में भी जो वेरिएशन होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, वो एक्चुअल में जो है रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ा नहीं पाती है या रिलैक्सेशन टाइम को घटा नहीं पाती है, ठीक है, भीड़ भाड़ ज्यादा होने के कारण। लेकिन मेटल्स में क्या है? पर्याप्त समय मिल जाता है, काफी मतलब पर्याप्त दूरी पर एटम्स होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से यहां तक जा रहा है, फिर यहां से यहां तक जा रहा है, तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? ऑन एन एवरेज ये ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा हो जाती है तो यहां से तेजी से जाता है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? घट जाता है। लेकिन एलॉय में भीड़ भाड़ ज्यादा होने से जो मेटल्स में इतनी दूरी पर हो रहा है वो इतनी ही दूरी पर हो जा रहा है, ठीक है, तो टाउ पर कोई इफेक्टिवली असर नहीं पड़ता है एलॉयज के केस में, जबकि मेटल्स के केस में टाउ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर राइज होने पर जो है रिलैक्सेशन टाइम के घटने के कारण बढ़ती है, लेकिन एलॉयज में रिलैक्सेशन टाइम बहुत नॉमिनल कम होता है, जिसके कारण रेजिस्टिविटी में बहुत नॉमिनल परिवर्तन होता है, ठीक है। तो बेसिकली नटशेल में क्या कहा जाए? नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि हाई रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज ड्यू टू their complex internal structure, due to which the variation of the temperature is not going to affect the relaxation time to a large extent, ठीक है।
तो उसके कारण रिलैक्सेशन टाइम जो है में इम्यून हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी भी इम्यून हो जाती है। और रेजिस्टिविटी ज्यादा क्यों है? अरे भाई भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो टक्करों की संख्या ज्यादा होगी, टक्करों की संख्या ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीजों के पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एलॉयज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। तो पढ़ेंगे कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, ये एक छोटा सा टॉपिक है। आइए समझते हैं कि जब किसी कंडक्टर AB में बाहर से सेल जोड़ते हैं तो क्या होता है। इसके बॉडी के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है। मान लीजिए कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर जोड़ा गया था और निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ जोड़ा गया था, निगेटिव टर्मिनल यहाँ पर जोड़ा गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ हो जाएगी। अब इसके कंडक्टर के भीतर ढेर सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री अवस्था में। तो सभी पर क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा। कितना, F=E के बराबर फोर्स लगने लगेगा। तो यह फोर्स करेगा क्या, यह फोर्स करेगा क्या, यह फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ चलने के लिए विवश करेगा। क्यों B से A की तरफ, A से B क्यों नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो A से B की तरफ है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो उस पर फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जो चलेगा इलेक्ट्रॉन वो B से A की तरफ चलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा, जो इलेक्ट्रॉन जहां है वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर की तरफ चलने लगेगा। तो आप कोई भी क्रॉस सेक्शन लीजिए, कोई भी क्रॉस सेक्शन लीजिए पूरे वायर में, उसमें हर पॉइंट से जो है चार्ज जो है एक डायरेक्शन में जाता हुआ महसूस होगा। ठीक है, तो इसलिए पूरे कंडक्टर के भीतर हर जगह इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो क्या होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में चलते हुए आप देखेंगे, जिसके कारण हमें लगेगा कि करंट बहने लगे। तो अब यह कॉन्सेप्ट हटा दीजिए दिमाग से कि ये चार्ज जाकर के घूम करके यहाँ आएगा तभी करंट बहता हुआ माना जाएगा। नहीं, केवल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश किया तो जो इलेक्ट्रॉन जहां पर है वो चलाना चालू कर दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, इसलिए कंडक्टर के भीतर महसूस होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा है तुरंत। इधर बटन दबाए उधर चालू हो गया। ठीक है, ये कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी स्लो है तो बटन दबाते ही कैसे बल्ब जल जाता है। तो ठीक है, आपको बताना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्लो है, लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जगह पर लोकलाइज्ड वे में उत्पन्न हो रही है, पूरे वायर में तुरंत उत्पन्न हो रही है, क्योंकि पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत स्टैब्लिश हो जा रही है, स्विच ऑन करते हैं, जिसके कारण जो है सब जगह पर उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में चलने लगते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट स्टैब्लिश हो जाती है। ओके, सो दिस वाज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। यहाँ पर 3 कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये आयरन का है, ये गोल्ड का है, ये कॉपर का है। ठीक है, अब दोनों तीनों को पैरेलल में कंबाइन करके एक सेल जिसका EMF V वोल्ट के बराबर है उसे कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो सभी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, समान उत्पन्न हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट V/R। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सभी को पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और सबका लेंथ हमने बराबर लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बराबर लिया है, तो L भी क्या हो गया, सबका सेम हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तीनों में क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब तीनों में पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम हो गया तो तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा समान हो गई। तो मेरा पूछना ये है कि तीनों में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या सेम होगी, VD इन द आयरन एंड VD इन द गोल्ड, VD इन द कॉपर सेम होगी क्या, बोलिए, नहीं सेम नहीं हो। क्यों, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है कोलिजन पर, और कोलिजन डिपेंड करता है अंदर की स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा घनापन है कॉपर में, तो इसमें स्ट्रक्चर कंडेंस्ड है तो VD कम हो जाएगा। और गोल्ड में मान लीजिए स्ट्रक्चर ओपन है तो यहाँ पर जो है VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो 3 कंडक्टर हैं, दे आर अंडरगोइंग द
सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दे आर हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द लेंथ, उनकी ज्योमेट्री समान है और साथ ही साथ उनको इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया जा रहा है वो समान दिया जा रहा है। इसके बावजूद तीनों में जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को तीनों में बहने में आसानी की मात्रा अलग अलग हो रही है। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए इजीनेस ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म डिजाइन किया गया और उस टर्म का नाम है मोबिलिटी। तो आइए टर्म मोबिलिटी को समझते हैं। मोबिलिटी क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका हायर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बहुत यूज होता है, इसको समझाना जरूरी है। तो मोबिलिटी, इसमें जो है द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स। These may be electrons in metals, positive and negative ions in electrolytes, and electrons and holes in semiconductors. तो किसी भी कंडक्टर के भीतर किसी चार्ज को, कंडक्टर मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, जिस कारण से भी होती, हो सकता है आयन के कारण हो रहा, हो सकता है होल्स के कारण हो रहा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा हो, तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण हो रही है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ई लगाया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना डेवलप हुआ, VD के बराबर हुआ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 यूनिट के बराबर लगाए होते तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना जनरेट होता, ये होता है VD डिवाइडेड बाई E। इसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाई म्यू, B इज इक्वल टू VD डिवाइडेड बाई E। So what is mobility? The mobility of a charge carrier is the drift velocity acquired by it in unit electric field, and it is given by mu is equal to VD by E। ठीक है, अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने स्टैब्लिश किया है कंडक्टर के भीतर, तो उसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी चार्ज कैरियर्स को मिल रही है उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, अगर यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, VD इज इक्वल टू आया था Q इंटू E इंटू टाउ बाई M आया था। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर यहाँ पर VD बराबर रख दीजिए Q इंटू टाउ इंटू E डिवाइडेड बाई M होल डिवाइडेड बाई E। तो ये E कैंसिल हो गया, तो ये Q इंटू टाउ डिवाइडेड बाई M हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोबिलिटी अगर लें तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल चार्ज क्यू की जगह E हो जाएगा। ठीक है, टाउ की जगह टाउ E हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और होल्स के लिए अगर लिया जाए, होल्स भी एक खास तरीके के चार्जेज होते हैं। तो म्यू ऑफ होल्स, तो होल्स का भी चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। टाउ ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय वर्चुअल मास ऑफ द होल्स। होल्स एक्चुअली कुछ होता नहीं है, लेकिन वो एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसा व्यवहार करता है, मैसिव पार्टिकल जैसा व्यवहार करता है, तो उसका मास यहाँ पर mh ले लिया है। ठीक है, आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उधर होल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं। ठीक है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल्स, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है तो होल इधर की तरफ जा रहा है, होल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक करंट इधर की तरफ जा रही है, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रही है। तो मोबिलिटी का जो है, मोबिलिटी को जो है हम इलेक्ट्रिक करंट से एसोसिएट करते हैं। तो दोनों का मोबिलिटीज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर पॉजिटिव ऑल्दो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ओके, तो मोबिलिटी आपको क्या मिला, म्यू इज इक्वल टू मिला है VD बाई E। तो अगर SI यूनिट के बारे में बात करें तो SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी, SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या हो जाएगा, आप देखेंगे मीटर स्क्वायर वोल्टेज इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स होगा।
ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? प्रैक्टिकल यूनिट जिसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, वोल्ट टू द पावर -1 सेकंड टू द पावर -1। ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर ए कंडक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड वेलोसिटी फॉर ए कंडक्टर। हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल क्या होता है? I के लिए एक्सप्रेशन है E इंटू N इंटू A इंटू BD। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अभी हम लोगों ने देखा है कि मोबिलिटी म्यू इज इक्वल क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयरफॉर V अगर यहाँ पर VD अगर निकाला जाए, VD इज इक्वल क्या होगा? म्यू इंटू E के बराबर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में VD का मान रखिए तो I इज इक्वल क्या हो जाएगा? I इज इक्वल E इंटू N इंटू A इंटू BD इक्वल म्यू इंटू E के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोबिलिटी आ गया। मोबिलिटी का करंट से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का नाता है, और यही रिलेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। ठीक है। सेमीकंडक्टर अगर लेते हैं तो उसमें जो करंट होगी एट ए टाइम दो तरह के चार्जेस फ्लो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिक करंट अगर IE है और होल्स के कारण IH है, तो टोटल करंट I इक्वल IE प्लस IH हो जाएगा। ठीक है, IE और IH हो जाएगा। तो अब IE जैसे यहाँ पर जो है रख दिया जाए IE, तो यह E इंटू N इंटू A इंटू म्यू E इंटू कैपिटल E हो जाएगा। ओके। और यहाँ पर होल्स के लिए रख दिया जाए तो E तो चार्ज वही होता है, लेकिन N की जगह हम P रखेंगे, क्यों? नंबर डेंसिटी ऑफ द होल्स इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ द electrons. Therefore, number density of the holes is denoted by P, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया और मोबिलिटी ऑफ द होल्स, मोबिलिटी ऑफ द होल्स थोड़ा सा कम होता है इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम लगा है, तो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे? E इंटू E इंटू E अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? म्यू दिस इज इक्वल टू N इंटू म्यू E बचेगा, और यहाँ पर P इंटू म्यू H बचेगा। ठीक है। I इज इक्वल टू दिस मच। ओके। P क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ द होल्स है, और N क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। ओके। तो मोबिलिटी के बारे में मुझे इतना ही आपको बताना था। इस टर्म को बस दिमाग में रखिएगा कि मोबिलिटी कुछ होती है, और मोबिलिटी क्या होती है? ये इजीनेस ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेज इन द कंडक्टर को मेजर करने का एक टूल है। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, और अगर आपको मेजर करना कुछ आता है तो हम फिजिक्स में उसके बारे में बात करेंगे। अगर मेजर करना नहीं आता है तो हम उसको फिजिक्स में बात ही नहीं करेंगे। सो द मोबिलिटी आसानी, कितना आसानी हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को चलने में किसी कंडक्टर के भीतर, उसको डिग्री मेजर कर। अब हम लोग फोकस करने जा रहे हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स पर। ओम्स लॉ ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल होने का मतलब ये है कि हर जगह लागू होता हो, हर कंडक्टर के लिए लागू होता हो, ये सही नहीं। ठीक है। तो ओम्स लॉ जैसे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, जहां पर भी मास होगा वो लागू होगा। ठीक है। उस तरह का नहीं है, यह लोकल इन नेचर है, कहीं लागू होगा कहीं नहीं लागू होगा। इवन यह भी है कि अगर एक कंडक्टर पर वो लागू हो रहा है लो वैल्यू ऑफ करंट पर, तो हाई वैल्यू ऑफ करंट पर वो नहीं लागू होगा। ठीक है। तो दिस इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। तो अगर कहीं अगर ओम्स लॉ किसी कंडक्टर पर अगर लागू हो रहा है तो V और I के बीच में जो ग्राफ आएगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज दे रहे हैं तो ये ऐसे होगा, निगेटिव में देंगे तो ये पलट जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो भी कंडक्टर इस तरह का वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन फॉलो करता है उसको ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जो कंडक्टर इस तरह का नहीं देते हैं उनको नॉन ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं।
अब तमाम तरह के नॉन ओमिक कंडक्टर्स हमको मिल जाते हैं, जैसे कुछ कंडक्टर, जैसे कोई मेटल है वो लो वैल्यू ऑफ करंट पर क्या है रिलेशनशिप, वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जैसे ही हाई वैल्यू ऑफ करंट हुआ क्या हो गया, ये ग्राफ क्या हो गया, जाना चाहिए था सीधे, अगर ओमिक था तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, तो ये नॉन ओमिक हो गया। ठीक है, क्यों नॉन ओमिक हो गया, क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ करंट पर जो है टेम्परेचर बदलने लगता है, टेम्परेचर बदलता है तो रेजिस्टिविटी बदलती है, रेजिस्टिविटी बदलती है तो रेजिस्टेंस बदलता है, तो रेजिस्टेंस बदलता है तो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप बदल जाता है। यह देखिए एक नॉन ओमिक है, इसमें तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट लाइन टाइप का है ही नहीं। ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, एक खास तरह का डिवाइस है जिसको हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं और इसको रिवर्स बायस बोलते हैं। तो जब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर करंट है और यहाँ पर वोल्टेज है। ठीक है, तो जब यहाँ पर जो है वोल्टेज, यहाँ पर भी गलत कर दिया गया है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ पर वोल्टेज है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही डायरेक्शन बदलते हैं तब रिलेशनशिप भी बदल जाता है। पहले देखिए ये इस तरीके से हो रहा था, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप, अब जो है ये इस तरीके का होने लगा। तो फॉरवर्ड मतलब प्लस और माइनस को अगर बदल देंगे तो वोल्टेज और करंट के शिप का रिलेशन वैसा नहीं रह जाएगा जैसा कि फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, फॉरवर्ड में भी नॉन ओमिक है और रिवर्स में भी नॉन ओमिक है, लेकिन फॉरवर्ड में नॉन ओमिक का तरीका अलग है और रिवर्स में नॉन ओमिक होने का तरीका अलग है। ये वाटर वोल्टामीटर है, इसमें आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाइए, कुछ करंट नहीं मिला, अचानक से करंट मिलना चालू हो गई। तो जब वोल्टेज जीरो है, जब वोल्टेज समथिंग तक जा रहा है तब जाके करंट मिलना चालू हो रही है। अगर ओम्स लॉ का अगर पालन हो रहा है तो 0 पॉइंट से ओरिजिन से हो करके जाएगा ही जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो वो नॉन ओमिक है। ठीक है, भले ही स्ट्रेट लाइन टाइप का रिलेशनशिप वोल्टेज और करंट में क्यों नहीं आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए गैलियम आर्सेनाइड नाम का मटेरियल है, उसमें वोल्टेज और करंट जो है इस तरीके से रिलेशनशिप होल्ड करते हैं। तो ये तो नॉन लीनियर साफ साफ देखने को मिल रहा है, नॉन लीनियर तो नॉन ओमिक है, लेकिन इसमें क्या खासियत है, यहाँ पर देखिए कि एक ही वैल्यू ऑफ करंट जो है दो वोल्टेजेज पर है, इस वोल्टेज पर भी और इस वोल्टेज पर भी, दोनों, इस V1 और V2 पर। इस पर करंट कितना है, इतना है, इस पर करंट कितना है, इतना है। ठीक है, तो यहाँ नॉन यूनिक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप आ जाता है। एक ही करंट दो वोल्टेजेज पर हो सकता है। ठीक है, तो नॉन यूनिकनेस वाली फीचर आ जा रहा है। अगर ओम्स लॉ है तो एक वोल्टेज पर एक ही करंट मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो वोल्टेजेस पर जो है सेम अमाउंट ऑफ करंट मिल रही है, तो ये नॉन यूनिकनेस इन नेचर चीजें आ जाती हैं। तो इस तरह के नॉन ओमिक डिवाइसेज हो सकते हैं। तो बस दिमाग में ये रखिए कि ओमिक डिवाइस का क्या मतलब है, या ओमिक कंडक्टर का क्या मतलब है, और नॉन ओमिक कंडक्टर का क्या मतलब है। ओमिक कंडक्टर का मतलब ये है कि जो ओम्स लॉ का पालन करे वो ओमिक कंडक्टर है, और जो ओम्स लॉ का पालन ना करे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं।